हेलो एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं सीटीपी का एक ऐसा टॉपिक आपको बताने वाली हूँ जो सीटेट के एग्जाम में हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज है सीटीपी की 5th क्लास, जिसमें मैं आज आपको बताने वाली हूँ पियाजे 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं को आज हम पढ़ने वाले हैं और इसे अच्छे से समझने वाले हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो पिछला जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने फर्स्ट और सेकंड स्टेज को पढ़ा दिया है, कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग उससे आगे के स्टेजेस को पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएँ। तो चलिए फिर हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? जीन पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखा है क्लास 4, उसमें मैंने फर्स्ट और सेकंड स्टेजेस को पढ़ाए हैं। अगर आप लोग वो नहीं पढ़ेंगे तो आपको उससे आगे की स्टेजेस नहीं समझ में आएंगी, ठीक है? तो इसको जाके ज़रूर देखें। तो फर्स्ट स्टेज पहले मैं बता दूं कि फर्स्ट स्टेज क्या थी? सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें बच्चा क्या होता है? जन्म से 2 वर्ष का होता है। सेकेंड स्टेज थी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें बच्चा 2 से 7 वर्ष का होता है। अब हम लोग इससे आगे के स्टेजेस को आज अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो तीसरी जो अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे इंग्लिश में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इसमें बच्चा जो है 7 से 11 वर्ष का होता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कॉन्क्रीट मतलब क्या होता है, मूर्त मतलब क्या होता है। मूर्त का मतलब होता है जिन चीज़ों को छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं और देख सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? मूर्त, कॉन्क्रीट कहते हैं। इसमें पॉइंट दिया है कि इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर क्या है? चिंतन करना शुरू कर देता है। बच्चा क्या है? चिंतन स्टार्ट कर देता है। बच्चा उसी चीज़ पर चिंतन कर पाता है जो वो देखता है सामने, मूर्त चीज़ों पे चिंतन करता है। बच्चा चिंतन तो करता है बट मैच्योरिटी नहीं आती इस स्टेज में। वो क्या है? नेक्स्ट स्टेज में आ जाएगी। तो इसमें सिर्फ बच्चा मूर्त चीज़ों को देखकर ही चिंतन कर पाता है। इतना समझ में आ गया? अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आदि कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। हाँ, इस प्री ऑपरेशनल स्टेज जो हमने सेकेंड स्टेज पढ़ा था उसमें क्या है? ये सारे कॉन्सेप्ट का अभाव रहता है, लेकिन इस अवस्था में ये सारे कॉन्सेप्ट का गुण बच्चे के अंदर आ जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है? तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे? इसमें मैंने आपको मुद्रा का कॉन्सेप्ट बताया था ना कि मुद्रा कॉन्सेप्ट का गुण बच्चे के अंदर आ जाता है। डायग्राम से समझेंगे। ये मैंने बताया था ना, 500 का नोट है, उसको उसकी वैल्यू नहीं पता होती है उस कागज़ की, लेकिन अब क्या है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में उस बच्चे को क्या है? कागज़ वाले की क्या है? ज़्यादा वैल्यू होती है, ये पता हो जाती है। अब कॉइन्स 4 नहीं लेगा, कॉइन्स वो सिक्के की कम वैल्यू होती है, उसको अब पता चल जाती है, और 500 की नोट की ज़्यादा वैल्यू होती है। ये उसको ये कॉन्सेप्ट का गुण इस स्टेज में आ जाता है। नेक्स्ट है ग्लास वाला भी एग्जाम्पल दिया था। संरक्षण, कि अगर ग्लास में दोनों में पानी देंगे, बड़े के अंदर छोटे के अंदर बच्चे को दें इस स्टेज में, तो पता होता है उसको कि दोनों में बराबर पानी है, चाहे वो कोई सा भी उठा के पी ले। पहले उसको शेप और साइज़ का तो पता था, लेकिन उसको क्वांटिटी का नहीं पता था, इसका अभाव था उसके अंदर। लेकिन अब क्या है? अब उसको पता है कि दोनों में पानी बराबर है, भले ही शेप और साइज़ होने के बाद भी क्या है? दोनों में पानी बराबर है, क्वांटिटी सेम है। नेक्स्ट है सीरिएशन। सीरिएशन भी क्या है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ही बच्चे के अंदर आ जाता है ये गुण भी। सीरिएशन मतलब कि आप क्या सीरीज में लगा पा रहे हैं, इसको क्रमित रूप से भी कह सकते हैं। क्रमित रूप से किसी चीज़ को लगा पा रहे हैं, कह सकते हैं कि छोटा, बड़ा, क्या उससे बड़ा, उससे बड़ा, असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर्स में आप लगा सकते हैं। तो ये है सीरिएशन। क्या है? ये सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। तो ये आपका सीरिएशन भी क्या है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर ये कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है कि अलग अलग विशेषताओं के आधार पर क्या है वर्गीकृत कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में विभाजित कर सकते हैं चीज़ों को। जैसे यहाँ देख रहे हैं ना, ये सर्कल है जिसे वृत्त बोलते हैं ना, तो उसको आपने एक अलग कैटेगरीज में डाल दिया। ये स्क्वायर है तो उसको अलग साइड में डाल दिया। ये रेक्टेंगल है तो उसको भी क्या है अलग डाल दिया। तो उसमें भी क्या है कलर को देखा, जो ग्रीन है तो वो ग्रीन के साथ रख दिया, और जो वाइट है उसको वाइट के साथ रख दिया। जैसे ग्रीन सर्कल है तो ग्रीन में है, और ये वाइट सर्कल है तो वाइट में है। ग्रीन रेक्टेंगल है तो ग्रीन में, और वाइट रेक्टेंगल है तो वाइट में डाल दिया। तो यानी कि आप विशेषताओं के आधार पर क्या कर सकते हैं, कैटेगरीज में विभाजित कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। समझ में आ गया। और ये कंजर्वेशन जो है, संरक्षण, ये भी बच्चे के अंदर ये कॉन्सेप्ट भी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है, ये गुण। तो ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया ना कि बच्चे के अंदर ये सारे गुण जो भी हैं, अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण। अपलटावी मतलब इरिवर्सिबिलिटी, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में उसको इरिवर्सिबिलिटी बोलते थे ना, उसको वो कॉन्सेप्ट नहीं पता था, लेकिन यहाँ पे अपलटावी उसको उलट पुलट के कैसे भी क्वेश्चन पूछोगे, 6 + 4 = 10 तो बता देगा। 6 उसको तोड़ के भी बोलोगे कि 6 + 2 + 2 कितना होगा, तो वो बता देगा कि 10 होगा। हाँ, 2 × 5 बोलोगे तो भी बता देगा, 2 × 5 = 10। तो उसको किसी भी तरीके से आप बोलोगे वो इस स्टेज में बता लेगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। जीववाद का भी गुण इसके अंदर, सजीव और निर्जीव चीज़ों के बारे में भी उसको पता चल जाता है कि हाँ ये इसके अंदर मतलब है, ये सजीव और ये निर्जीव है, उसमें डिफरेंस करना उसको पता चल जाता है। तो ये सारी क्या है, योग्यता आदि का कॉन्सेप्ट गुण आ जाता है इस स्टेज में। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। नेक्स्ट है आगमनात्मक तर्कणा, हाइपोथेटिकल थिंकिंग। क्या है हाइपोथेटिकल थिंकिंग? इसका मतलब होता है कि इसमें उदाहरण से नियम, जब बच्चा उदाहरण पर भी क्या है तर्क करना शुरू कर देता है या नियम बनाने क्या है शुरू कर देता है, तो उसको आगमनात्मक तर्कणा, हाइपोथेटिकल थिंकिंग कहते हैं। जैसे इसमें लिखा है ना कि यह भी इसी अवस्था में आता है, मतलब कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर क्या है आधारित होकर के तर्क करने लगता है। यानी कि आप मान लीजिए जैसे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, मतलब कि प्रोसेस को पढ़ाना चाहते हैं आप, तो अपने क्लासरूम के अंदर, लेकिन उसको क्या उससे पहले आप अपने जो बच्चे को पेड़ के बारे में चीज़ों को समझाएंगे, फिर पेड़ के एग्जाम्पल देंगे, कई सारे पेड़ की विशेषता बताएंगे, उसे सब कुछ बता देंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पर क्या है आप लेकर के जाएंगे। तो यही आपका आगमनात्मक तर्कणा, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, जिसमें क्या है उदाहरण से नियम की ओर बच्चा जा रहा है। जब बच्चा उदाहरण पर भी तर्क करना शुरू कर दे और नियम बनाना शुरू कर दे। जैसे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में दिया कि बच्चे से आपने पूछा कि पेड़ ज़रूरी है या नहीं हमारे लिए, तो बच्चा क्या आंसर देगा, क्योंकि इसमें क्या है हमें ऑक्सीजन मिलती है, तो वो अपना दिमाग लगाया ना, पहले उदाहरण उस पर अपना तर्क लगाया, नियम बनाने शुरू कर दिया बच्चा। तो ये था आपका हाइपोथेटिकल थिंकिंग। तो ये सारे क्या है कॉन्सेप्ट बच्चे के अंदर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाते हैं। तो आई होप आपको थर्ड स्टेज अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेज है हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा 11 से 15 वर्ष का होता है इसके अंदर, जिसे इंग्लिश में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। क्या है? सर्वोच्च अवस्था है। क्या क्यों कहा गया सर्वोच्च अवस्था? बच्चा चीज़ों के बारे में सब कुछ क्या है जान पहचान सकता है, तो यह सबसे क्या है ऊंची अवस्था है। सबसे ऊंची अवस्था है, तो बिना चीज़ों को देखे भी क्या है वो बता सकता है। तो इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि वह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है, वो बिना चीज़ों को देखे बता सकता है। समझ में आया ये पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग जाता है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त चिंतन जो है, यही क्या है
इसी स्टेज में डेवलप होगी। एब्स्ट्रैक्ट मतलब आप ऐसे विषयों पर भी क्या है, जटिल विषयों पर भी सोच सकते हैं जो आपके सामने ना हो, जो आपसे रिलेटेड भी ना हो, दूसरे के प्रोस्पेक्टिव फीलिंग्स को भी क्या है, सारी चीज़ों को वो समझ सकता है इस स्टेज का बच्चा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्या है, इसी इस स्टेज में आता है, फोर्थ स्टेज में। वो चीज़ें जो आइडियाज़ में है, इमेजिनेशन में है, उस पर क्या है, बच्चा सोच सकता है, तो वो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। नेक्स्ट है निगमनात्मक तर्कणा। इसमें क्या है, बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लग जाता है। क्या है, नियमों के ऊपर। इसमें क्या है कि नियम दिए जाते हैं, फिर उदाहरण। हाँ, उसमें क्या था, आगमनात्मक में उसमें पहले उदाहरण दिया जाता था, फिर नियम दिया जाता था ना। तो इसमें नियम दिए जाते हैं, फिर उदाहरण। तो इसमें बच्चा क्या है, नियमों के ऊपर तर्क करना शुरू कर देता है। तो मूर्त संक्रियात्मक में ये तो आपने पता था कि उदाहरण दिए जाते हैं, फिर क्या है, नियम। और इसमें उसका उल्टा है कि बच्चा नियमों के ऊपर क्या है, तर्क करना शुरू कर देता है। जैसे आप लोग बच्चे को क्या है, मैथ्स के क्वेश्चन करा रहे हैं, एग्जाम्पल से समझना कि बच्चे को मैथ्स का क्वेश्चन कराने के लिए बच्चे को नियम बताने पड़ेंगे ना, मैथ्स के क्वेश्चन कराने से पहले। तो नियम बताने के बाद फिर आप उसका क्या है, उदाहरण देना पड़ेगा मैथ्स के अंदर। मान लीजिए कि आप बच्चे को कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, जैसे रेक्टेंगल का ही सॉल्व करा रहे हैं, रेक्टेंगल का सॉल्व करा रहे हैं, तो उसका क्या फॉर्मूला बच्चे को नहीं आता है, उसका नियम बच्चे को नहीं आता है, तब क्या बच्चा उसको सॉल्व कर पाएगा? दुनिया भर के आप एग्जाम्पल आप दे दो तो वो तब भी वो क्या है, नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक उसको आप नियम नहीं बताओगे, उस रेक्टेंगल का फॉर्मूला जब तक आप नहीं बताओगे, तो वो तब तक वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो निगमनात्मक जो तर्कणा में सबसे पहले नियम बताया जाता है, उस नियम के ऊपर बच्चा तर्क करने लगता है। तो ये है आपका निगमनात्मक तर्कणा, निगमन में दी। तो ये भी क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर आ जाती है। इसमें सब कुछ बच्चा चीज़ों को समझ सकता है, जान सकता है, पहचान, जो उसको नहीं भी दिख रहा उसके बारे में भी वो समझ सकता है, अपने एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन का भी यूज़ करता है। तो ये आपकी थी फोर्थ स्टेज। तो थर्ड स्टेज आपने पढ़ लिया। थर्ड स्टेज में क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें 7 से 11 वर्ष का रहता है बच्चा। फिर फोर्थ है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें 11 से 15 वर्ष का बच्चा होता है। इसमें फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं इसको। अब पढ़ेंगे हम लोग पियाजे के सिद्धांत की आलोचना। इनके भी कई सारे आलोचक क्रिटिसाइज किए गए इनको भी। तो फर्स्ट बहुत सारे हैं, आलोचना में भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पियाजे ने किए। तो मतलब दुनिया भर का है, तो बुक्स में आप जाएंगे ना तो फालतू चीज़ें लिखी हूँ जो कि बुक एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते हैं। तो मैं जो पूछे जाते हैं इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वही मैं आप लोग को पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो फर्स्ट है, पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है, लेकिन अगर बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकता है। क्रिटिसाइज किया, हाँ, कि जो जीन पियाजे हैं, तो उन्होंने क्या कह दिया कि जो मैंने स्टेज दिए हैं, जो 4 चरण दिए हैं, उन्होंने बताया कि मैंने जो 4 चरण दिए, 4 स्टेजेस, वो क्या है, पत्थर की लकीर है। वो क्या है, अपरिवर्तनशील है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं किया जा सकता, ऐसा उनका मानना है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पियाजे का मानना है। लेकिन अगर बच्चे को सही गाइडेंस दी जाए, अच्छा वातावरण दिया जाए, जो कॉन्सेप्ट की कमी मान लीजिए जीववाद का कॉन्सेप्ट है, बच्चे को नहीं आता है, बच्चे को क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे को जीववाद का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है ना। मान लीजिए कि संरक्षण या
क्रमबद्धता का ही नहीं पता है, किसी भी स्टेज में उसको नहीं पता है बच्चे को, लेकिन उसे थोड़ा सा क्या है, एनवायरनमेंट, वातावरण अच्छा दे दिया जाए, अच्छा गाइडेंस दे दिया जाए, उसको सही तरीके से बताया जाए, हाँ, तो उसी स्टेज में क्या है, बच्चा उस स्टेज में जान जाएगा कि जीववाद ये होता है, सजीव निर्जीव के बारे में वो जान जाएगा। तो ये आलोचना क्या है, एग्जाम में पूछी जाती है, क्या है, ये पूछी जाती है, ये इंपॉर्टेंट भी है और कई बार पूछी गई है। और सेकंड है विकास और अधिगम। दूसरी आलोचना में ये बात है कि इन्होंने कहा कि पहले क्या बच्चों में विकास होता है, उसके बाद क्या होता है, बच्चा सीखता है, यानी कि अधिगम होता है। अधिगम लर्निंग होती है, यानी पहले डेवलपमेंट होता है फिर उसके बाद लर्निंग होती है। तो ये आपका पियाजे के सिद्धांत की आलोचना थी, क्रिटिसाइज, जो कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही पेपर में पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोग को वही पढ़ाती हूँ जो आप लोग के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है। तो आप लोग समझ में आ गया ना कि पियाजे की 4 स्टेजेस थी, आप लोगों ने चारों स्टेजेस को अच्छे से पढ़ लिया होगा। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। जितने भी मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ फर्स्ट क्लास से, सारे इंपॉर्टेंट ही पॉइंट्स मैंने लिए हैं जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। अगर आप इतना भी पढ़ लोगे ना, और जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ आपको, उसको अच्छे से दिमाग में, माइंड में कॉन्सेप्ट को बैठा लो, बस समझा करो उस चीज़ को। सीडीपी समझने वाली चीज़ है, ऐसा रटी रटाई आप जाके एग्ज़ाम में नहीं दे पाओगे। यूपी टेट में जैसे क्वेश्चन का आंसर बस पूछता है ना, उस तरीके से नहीं आता है। यहाँ पे अपना रीजनिंग वाला दिमाग लगाना पड़ता है। तो इसलिए अपना अच्छे से माइंड को थोड़ा सा खुला रखना, और जितना मैं पढ़ा रही हूँ उसको अंदर थोड़ा लेके जाना है, तभी आप उसको क्या समझ पाओगे। तो समझना क्या है सीडीपी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तभी आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर करेक्ट कर पाओगे एग्ज़ाम टाइम में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक, सीडीपी के और किसी टॉपिक के साथ। थैंक यू।